नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में NMMS का एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें 90% होंगे और इसमें गणित, सामाजिक और विज्ञान तीनों विषयों के प्रश्न शामिल होंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ा था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह और लक्ष्मी सहगल। तो इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह। भगत सिंह है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ा था। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि वह स्थान जहां भूकंप पैदा होता है, यानी वह स्थान कौन सा होता है जहां पे भूकंप पैदा होता है? तो फोकस, अधिकेंद्र, केंद्रक और शिरोबिंदु। तो इसका सही उत्तर होगा फोक्स। तो इसके ऊपर भूकंप पैदा होते हैं, फोक्स के ऊपर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दिया गया परिमेय संख्या की योगात्मक पहचान क्या है? परिमेय संख्या उनकी योगात्मक पहचान क्या है? इसमें ऑप्शन दिया गया 0, 1, -1 और 2। तो इसका सही उत्तर होगा 0। कितना होगा सही उत्तर? 0 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण 50 डिग्री है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण की गणना कीजिए। आपतन कोण अगर 50 डिग्री दिया गया है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण कितने का होगा? तो ये हमें बताना है। तो ये कोण होगा 100 डिग्री का। कितने का होगा? 100 डिग्री का ये कोण होगा। अगला देखते हैं कि टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? जंगरोधी स्टील, वुड, चांदी और सोना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उसकी तलवार वुड से बनी हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसाधन का वाणिज्य मूल्य होता है? तो वाणिज्य मूल्य यानी व्यापारिक मूल्य किस संसाधन का है? स्वस्थ वातावरण, मनोरम दृश्य, सूती वस्त्र और सुहाना मौसम। आप भी इसका उत्तर बता सकते हैं। तो इसका उत्तर सही होगा सूती वस्त्र। आप इन प्रश्नों को साथ साथ में उत्तर भी देखते जाना कि मेरे कितने सही हो रही है, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न दिया गया है, बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि दाब अधिक होता है, दाब कम होता है, घर्षण अधिक होता है, घर्षण कम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घर्षण कम होता है और घर्षण कम होने के कारण चलना कठिन है। अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो चलना कठिन नहीं होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ संसाधनों के नाम और उनके प्रकार दिए गए हैं। विकल्पों को देखिए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कोयला अनवीनीकरण संसाधन, पेट्रोलियम अनवीनीकरण संसाधन, जल अनवीनीकरण संसाधन, सौर ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन। तो इसमें सही नहीं है, ये अपने को बताना है। तो इसमें जल है वो अनवीकरणीय संसाधन, ये गलत है। इसमें ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है? यानी कि जो मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? जनक सेल, वनस्पति जात, जलवायु और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी घटक है वो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं कहलाते हैं। यानी वे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं? बच्चे जनने वाले या अंडा देने वाले या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, बच्चा जनने वाले। यानी इसको सीधा हम कहें तो जरायुज। जो बच्चे पैदा करता है वो जरायुज कहलाता है और जो अंडे देता है उसको अंडज भी कहते हैं। ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक वर्गाकार कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेमी है, उसकी भुजा का माप सेमी में क्या होगा? यानी कैरम बोर्ड है, उसकी परिमाप दिया गया है 320, तो इसकी भुजा का माप क्या होगा ये हमें बताना है। तो भुजा का माप इसका सही उत्तर होगा 80। तो आप निकाल सकते हैं, वर्गाकार कैरम बोर्ड है, परिमाप का सूत्र आप निकाल सकते हैं कि वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा और परिमाप दिया गया है 320। 320 में 4 का भाग देना है, उत्तर 80 आ जाएगा, कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं
कि महात्मा गांधी चंपारण यात्रा क्यों गए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, चंपारण में नील बागान मालिकों की दुर्दशा देखने के लिए, नील बागान मालिकों की प्रगति देखने के लिए, कंपनी की प्रबंधन प्रणाली देखने के लिए और राजस्व एकत्रित करने के लिए। तो चंपारण क्यों गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में नील बागान मालिकों की दुर्दशा देखने के लिए। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाई चार्ट में हम आंकड़ों को किस में बदल देते हैं। पाई चार्ट है, इसमें हम आंकड़ों को किस में बदल देते हैं, लाइन में, कोण में, वर्त में और प्रतिशत में। तो पाई चार्ट में हम आंकड़ों को कोण में बदल देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी गई। तो किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी गई। महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई लड़ी गई, जवाहरलाल नेहरू के। 15वां प्रश्न देखते हैं। किसी चतुर्भुज की रचना के लिए कितनी विशेषताओं की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी एक सामान्य चतुर्भुज बनाते हैं तो उसके लिए कितनी विशेषताएं होनी आवश्यक है, तो उसके लिए 5 विशेषताएं होनी आवश्यक है। यानी 4 भुजाएं और साथ में एक या तो विकर्ण हो या फिर कोई कोण हो या फिर 2 या 2 से अधिक कोण भी दिए जा सकते हैं, भुजा भी दी जा सकती है। यानी 5 अवयव होने आवश्यक है। 16वां प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक विधि का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और छानना। तो जो पानी के शुद्धिकरण की रासायनिक विधि, इसमें यह भी ध्यान रखना है रासायनिक विधि पूछी है, तो इन चारों में से रासायनिक विधि कौन सी होगी। तो क्लोरिनेशन है, ये रासायनिक विधि होगी, यानी क्लोरीन के द्वारा हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। अगला दिया गया है 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में पूछा गया है कि विले की नीति किस अंग्रेज की देन है। जो विले की नीति है वो किस अंग्रेज की देन है। तो वोरिंग हेस्टिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग और लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को देश से बर्खास्त किया गया और 10 साल की सज़ा दी गई। यानी कितने सिपाही थे जिनको 9 मई 1857 को सेवा से बर्खास्त किया और जेल की सज़ा 10 साल की सज़ा दी गई। 80, 85, 90 और 95। तो इसका सही उत्तर होगा 85। जो 85 सिपाही थे उनको 10 साल की सज़ा दी गई। अगला प्रश्न है कि लाहौर गेट सुधार योजना शुरू की गई थी। लाहौर गेट सुधार योजना कब शुरू की गई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 1888, दूसरा है 1886, तीसरा है 1911 और चौथा है 1936। तो इसका सही उत्तर होगा 1888। 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 20वां प्रश्न दिया गया है कि 2x + 5/3 = 26/3 - y। तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो y है इसका मान क्या होगा। तो आप इसको एक तो सीधा तरीका मैं आपको ये बता दूं कि आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये चारों मान हैं, इन चारों मानों को बारी बारी रख के देख लेना। अगर समीकरण में दोनों उत्तर बराबर आ रहे हैं तो ये समीकरण सही है। तो इसका सही उत्तर होगा 7/3। इसका सही उत्तर 7/3। तो आप देख सकते हैं y गुणा में 7/3 प्लस में 5/3 = 26/3 - 7/3। अब इनको हल करोगे तो दोनों साइड उत्तर बराबर आएंगे, तो अपना ये उत्तर सही हो जाएगा। और या फिर आप पक्षांतरण करके भी इसको हल कर सकते हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं। ये किसने कहा कि शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास करना है। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और प्लेटो। ये किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी का कथन है कि शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास करना है।
अब देखते हैं 22वां प्रश्न। तो इसमें दिया गया है अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी। तो अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त देने वाले कौन थे? जहांगीर, औरंगज़ेब, बहादुर शाह जफ़र और शाहजहाँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहाँ। तो इन्होंने इजाज़त दी थी बंगाल में। अगला प्रश्न दिया गया है, गणित से संबंधित है। 49p² - 36 का गुणनखंड होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि सूत्र से हल होगा। तो a² - b² बराबर a + b और a - b, इस सूत्र पर आधारित, यानी 7p² - 6² ये हो जाएगा। तो इसमें 7p + 6 और 7p - 6 इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो 7p + 6 और 7p - 6 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि एक चतुर्भुजाकार खेत जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है का क्षेत्रफल 2450 वर्ग मीटर है। तो इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी? तो चतुर्भुजाकार खेत है तो इसकी लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, 70 होगा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। आप सूत्र लगा के इसको हल कर सकते हैं। अगला है 25वां, 2 - 0.3 का घन क्या होगा? 2 - 0.3 का घन क्या होगा? देखते हैं कि 2 - 0.3, तो 2 का घन या फिर इसका घन हम निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो 2 में से 0.3 को घटा लेंगे तो 1.7 बच जाएगा, 1.7। और अब 1.7 का हम घन ज्ञात कर लेंगे, यानी 1.7 गुणा 1.7 गुणा 1.7। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 2 नंबर। अगला हम देखते हैं कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% छात्र विज्ञान में अच्छे हैं। कितने छात्र विज्ञान में अच्छे नहीं है? 50 छात्र हैं, उनमें से 40% छात्र है वो विज्ञान में अच्छे हैं, और कितने छात्र विज्ञान में अच्छे नहीं है? यानी 50 का 40% निकाल लेंगे, 40/100। तो 2 0 से 2 0। जो 20 छात्र है वो विज्ञान में अच्छे हैं, और 50 छात्र है जिसमें से विज्ञान में अच्छे 20 है, तो बाकी बच गए 30 छात्र विज्ञान में अच्छे नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बेलनाकार आकृति का उदाहरण है। बेलनाकार आकृति पाइप है, गैस सिलेंडर है, कोल्ड ड्रिंक कैन है और उपरोक्त सभी। तो इसमें बेलनाकार आकृति का उदाहरण कौन सा है? तो उपरोक्त सभी है, ये बेलनाकार आकृति के ही उदाहरण है। 28वां प्रश्न देखते हैं कि एक बेलनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी² है, उसकी त्रिज्या इतनी दी गई है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलनाकार बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम लगा देंगे और उससे ज्ञात कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि 15 सेमी इसकी ऊंचाई आएगी। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला है 29वां। तो वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 2401 है, मीटर² है। प्लाट की भुजा क्या होगी? तो वर्गाकार है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 2401। तो आप निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा के स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर तो हमें क्षेत्रफल दिया गया है 2401। 2401 √ निकाल लेंगे, ये भुजा आ जाएगी। तो √ को हम आपको हल करना है। आगे दिया गया है, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा 49। अगला दिया गया है 30वां प्रश्न। यदि -3 m + 1 गुणा में -3 5 बराबर -3 7 m का मान कितना होगा? तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आधार समान है, आधार अगर समान है और गुणा में है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी आपस में। तो -3
में क्या हो जाएगा, m+1 + 5। तो इसमें पूछा है कि m का मान कितना होगा। तो इसमें m का मान कितना होगा, तो m का मान देख सकते हैं 5 × 6 और m की जगह 1 और रख देंगे तो 7, तो 3 की घात 7 है। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला दिया गया है 31वां प्रश्न कि यदि x और y समानुपाती है तो इनमें से कौन सही है। x और y समानुपाती है तो इनमें से सही कौन है। तो इसको हम देखते हैं कि इनमें से सही कौन सा होगा। ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है x+y स्थिरांक, x-y स्थिरांक, x y स्थिरांक और x/y स्थिरांक। तो समानुपाती का मतलब x समानुपात y या फिर x/y। तो ये एक स्थिरांक या फिर x समानुपाती y ये होता है, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। 4 नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, एक मानचित्र का पैमाना 1:300 दिया गया है। 2 शहर मानचित्रों पर 4 किलोमीटर दूरी प्रदर्शित की गई है, उनके बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो 1 बराबर दिया गया है, तो 1 अनुपात दिया गया है 300, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा ये हमें देखना है। तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 1 अनुपात 300 है, 2 अनुपात 600, 3 अनुपात 900 और 4 अनुपात 1200 हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए पदों में सारों गुणनखंड क्या है। तो ये पद दिए गए, इनमें सारों गुणनखंड क्या है ये हमें बताना है। जैसे 5xy और 3pqr और 40xyz, इनमें से एक भी चर राशि नहीं है जो समान है सभी में, लेकिन 5, 3 और 4, 5, 3 और 40 इनमें भी समान नहीं है। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, 1। अगर कोई भी समान नहीं हो तो उसका उत्तर कितना होता है, 1 होता है। अब देखते हैं अगला दिया गया है 34वां कि 8,65,000 बराबर होंगे। ये किसके बराबर होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 8.65 × 10 की घात 5, यानी उसको 865 × 10 की घात 3, फिर 2 पॉइंट और पास में लगा देंगे तो 2 घातें और आपस में जुड़ जाएगी, तो 8.65 × 10 की घात 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है -1 0 0 3 और 3 को मिलाने से प्राप्त होता है। तो इनको मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो आप ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने पर आप देख सकते हैं कि -1 और -1 ये पहला होता है x एक्स पर और ये दूसरा होता है y एक्स पर। आप इसको बनाना और बना के अच्छी तरह से देखना। मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो इससे एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, एक सरल रेखा बनेगी जो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी। अगला प्रश्न दिया गया है, कैलिको शब्द किससे निकला है। कैलिको शब्द है ये निकला किससे है। तो कैलिको शब्द कालीकट से, कोलकाता से, कर्नाटक से और कांडला से। तो इसका सही उत्तर 1 होगा, कालीकट से। 37वां प्रश्न दिया गया है, इसमें यदि 504 + p एक घन संख्या है जिसका घनमूल p है तो p का मान ज्ञात कीजिए। 504 + p एक घन संख्या है जिसका घनमूल p है, तो p का मान ज्ञात कीजिए कि p का मान कितना हो सकता है। तो ये चारों मान आप रखेंगे और चारों मान रखने पर आपको पता चल जाएगा। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका उत्तर 8 होगा। इसका उत्तर कितना होगा, 8 होगा। यानी ये 8 यहाँ पे रखेंगे तो ये घनमूल संख्या बन जाएगी 512, और ये 512 किसका घनमूल होता है, 8 का। इसका होता है 8 का। अगला है 38वां प्रश्न है कि वे महिलाएं और पुरुष जो लोहा ऐसा का भार सिर पर रखकर ढोते थे कहलाते थे। यानी जो लोहे ऐसे का भार सिर पर रखकर ढोते थे उन्हें क्या कहते हैं। तो वुड्स या अगारिया या बंडाना या फिर कोसे। तो अगारिया, तो उन्हें क्या कहते हैं, अगारिया कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अंग्रेज़ों का विश्वास था कि सर्वेक्षण जरूरी होता है इतिहास लिखने के लिए, अच्छी तरह फैसले लेने के लिए, अच्छी तरह से शासन करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी।
तो सर्वेक्षण किसके लिए? अच्छी तरह से शासन करने के लिए सर्वेक्षण जरूरी होता है। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला दिया गया है 130वां, तो 40वां प्रश्न है ये। यदि संख्या 3 गुणा 74 9 से भाज्य है, 3x है ये, 3x 74 9 से भाज्य है, तो x का न्यूनतम मान कितना होगा? तो आप इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, x 7 4 9 का भाग देना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, चारों को मान को x की जगह पहले 1 रख के देख लेना, फिर भाग देना, फिर 2 3 4, और बार बार आप भाग दे के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आएगा। तो इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, वही आ जाएगा। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि 4 नंबर इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है? उद्योग की अवस्थिति यानी उद्योग कहाँ पर लगते हैं उनके प्रभावित करता है। कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की निकटता, जल की उपलब्धता और उपरोक्त सभी। इनमें से कौन से कारक है जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं? तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं। अगला है लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, लोकसभा राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा की करता है स्पीकर और राज्यसभा की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में, कोलकाता में, मुंबई में और दिल्ली में। कहाँ पे है? ये दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। और राजस्थान का है जोधपुर में। राजस्थान का जोधपुर में, जो हाई कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है? जो अधिकार दिए गए इनमें से धर्मनिरपेक्ष का आधार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें धार्मिक ये धर्मनिरपेक्ष का अधिकार किसमें निहित होता है? तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, वो धर्मनिरपेक्ष का अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला दिया गया है इनमें से कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है? कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है? इंडोनेशिया, ब्राज़ील, चीन और भारत। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इनमें से सही उत्तर होगा ब्राज़ील। क्या होगा सही उत्तर? ब्राज़ील इसका सही उत्तर होगा। ये 134वां एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आएगा, ये नहीं आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। यानी भारत धर्मनिरपेक्ष में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। अब अगला देखते हैं कि जनसंख्या पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जनसंख्या पिरामिड के लिए सही नहीं है? जनसंख्या पिरामिड की आयु लिंग पिरामिड भी कहलाती है। जनसंख्या पिरामिड की आयु क्या कहलाती है? लिंग पिरामिड। ये भी सही है। जनसंख्या पिरामिड से हमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की आय के स्तर और स्वास्थ्य दशाओं का बोध होता है। तो ये हमें बोध नहीं होता है, न तो आय का और न स्वास्थ्य का बोध होता है, तो ये गलत है। कम जनसंख्या दर वाले देशों में जनसंख्या पिरामिड का आधार संकरा होता है, ये सही है। जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार उच्च जन्म दर को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 2, यानी 2 नंबर है, ये गलत है, बाकी ये सभी सही है। अगला दिया गया है FIR कौन दर्ज करता है? FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कौन दर्ज करता है? पुलिस, वकील, न्यायाधीश और सरकारी वकील। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुलिस दर्ज करती है। एकदम आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है कि विरल बसे हुए क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिया गया है कि जिन प्रदेशों में अत्यधिक ठंड होती है वहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र विरल बसे रहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए वहाँ जनसंख्या कम होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य, यानी ये सभी कथन सत्य है। विषम परिस्थितियाँ है ये सभी, तो ये सभी कथन सत्य है।
अगला प्रश्न है, हमारे देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? यानी सर्वोच्च कानून बनाने का अधिकार किसे हैं? उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को और सरपंच को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये सही उत्तर होगा इसका, संसद को अधिकार है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास किया गया? भारत में किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास किया गया? 2004, 2005, 2006 और 2007। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 2005। 2005 में घरेलू हिंसा कानून पास किया गया था भारत में। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, सुंदरता का अधिकार और सूचना का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा जीवन का अधिकार की अनुच्छेद 21 के द्वारा गारंटी दी जाती है, जीने का अधिकार। 52 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राज्य परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, कलपकम, कैगा, नरोरा और तारापुर। तो महाराष्ट्र में तारापुर है। महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में तारापुर है और उत्तर प्रदेश में नरोरा है। उत्तर प्रदेश में क्या है? नरोरा। कर्नाटक में कैगा है और तमिलनाडु में कलपकम है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए। 53 नंबर दिया गया है कि संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में। कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है प्रस्तावना में। कहाँ पे किया गया है? प्रस्तावना में उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? पटसन, कपास, रेशम और गेहूं। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी कहाँ हुई? चेन्नई, जयपुर, भोपाल और गुजरात। सिंपल सा प्रश्न है, खूब बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये इसका होगा भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी भी किसी नाम से जाना जाता है, जिसमें आइसोसाइनाइड गैस के कारण लोगों की मृत्यु हुई थी। गैस त्रासदी बहुत बड़ी। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कौन सी संस्था गांव और शहरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराती है? संस्था कौन सी है जो गांव में और शहरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराती है? तो इसमें दिया गया है सुलभ, भारत विकास परिषद, मोहल्ला सुधार समिति और निजी कंपनी। तो इसका सही उत्तर होगा सुलभ। यानी कि सुलभ कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है तो उसे आप याद रख सकते हैं, सुलभ। अगला प्रश्न दिया गया है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संरक्षण का एक उपयुक्त तरीका नहीं है? अतिचारण का रोक, वनोन्मूलन, रासायनिक कीटनाशकों का विनियमित उपयोग और भूमि उद्धार। तो इसमें सही उत्तर होगा वनोन्मूलन। वनोन्मूलन भूमि संरक्षण का कोई भी तरीका नहीं है। वन लगाना है, न कि वनोन्मूलन। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा खनिज अलोह धात्विक खनिज है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अलोह धात्विक खनिज कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है लोहा एस, मैग्नीज एस, क्रोमाइट एस और तांबा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा तांबा। तांबा अलोह धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से उद्योगों का स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकारों द्वारा किया जाता है? निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सहकारी उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो इसमें आएगा सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग में स्वामित्व व संचालक दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं उत्पादन और पूर्ति कारक द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की।
अगला प्रश्न दिया गया है 61 नंबर प्रश्न है कि उस क्षेत्र का नाम बताइए जो जीवन का समर्थन करता है और जहाँ जीवित जीव मौजूद है, यानी जीवित जीव मौजूद है। वायुमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जीवमंडल। नाम से प्रदर्शित है जहाँ पे जीव रहते हैं, जीवमंडल होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 162वां, बंद कमरे में कोयले का ज्वलन उत्पन्न करता है। बंद कमरे में कोयला जब ज्वलन होता है तो क्या उत्पन्न करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर देखते हैं हम। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जो ऑक्सीजन की कमी में जब कोयला जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो हानिकारक होती है और खून में हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है और मनुष्य की मृत्यु का कारण बनती है। अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप साथ साथ में हल करना, और हल करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अपनी तैयारी कैसी है। ऊन की सदृश दिखने वाले संश्लेषित रेशे का नाम है पेट, एक्रिलोन, रियोन और नाइलोन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक्रिलोन। अगला है, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक। अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये अम्ल का निर्माण कर लेते हैं पानी के साथ में, पानी और साथ में ये मिलेंगे तो अम्ल का निर्माण सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। 64 नंबर प्रश्न है कि वह सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल होता है, वायरस, कवक, शैवाल या फिर उपरोक्त सभी, इनमें क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है शैवालों में। और क्लोरोफिल की विशेषता यह होती है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में निषेचित अंडों का विकास होता है। मनुष्य उसमें निषेचित अंडों का विकास कब होता है? अंडाशय में, डिंब वाहिनी में, वृषण में और गर्भाशय में। निषेचित अंडे का विकास कहाँ पे होता है? तो गर्भाशय में निषेचित अंडे का विकास होता है। निषेचित अंडा निषेचित कब होता है? जो शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलेंगे तो अंडा निषेचित हो जाएगा और फिर रोपित होता है गर्भाशय में। अगला है, लोहे का गैल्वेनीकरण किसकी परत चढ़ाकर किया जाता है? लोहे का गैल्वेनीकरण क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक। तो इसमें आ जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर गैल्वेनीकरण किया जाता है। तो 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि गुणसूत्र पाए जाते हैं नाभिक में, न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोप्लास्ट में और रिक्तिका में। तो गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाते हैं ये अपने को बताना है। तो गुणसूत्र पाए जाते हैं नाभिक में, यानी जो केंद्रक होते हैं उनमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला देखते हैं हम, जब एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु डिंब के साथ मिल जाते हैं तो पैदा होने वाला बच्चा होगा। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु डिंब के साथ मिल जाते हैं, एक्स से मिलता है तब क्या होता है? देखो, एक एक्स वाई होती हैं तब लड़का होगा और एक्स एक्स होती है तब लड़की होगी। तो आप समझ गए होंगे, अगर एक्स मिल रहा है तो एक्स एक्स हो जाएंगे, तो ये होगी मादा। इसमें नर मादा जुड़वा, यह संलयन की संभावना पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या होगा? मादा होगा। आप को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एक्स और एक्स दोनों नर में, मादा में होते हैं और एक्स वाई नर में होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि एक्स और नर का भी क्या ले लिया गया? एक्स। तो एक्स एक्स मिलके क्या बन गए? ये मादा का निर्माण करते हैं। 17वां प्रश्न दिया गया है, एक प्लास्टिक जिसे ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, इनमें से कौन सा है? पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन और बेकेलाइट। तो इसमें से कौन सा है जिसे नरम नहीं किया जा सकता? तो बेकेलाइट इसका सही उत्तर होगा। अगला दिया गया है, समुद्री जल से लवण को दूर करने की प्रक्रिया कहलाती है। समुद्री जल से लवण को दूर करने की प्रक्रिया निस्तायन, अलवणीकरण, वाष्पीकरण और संघनन। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो अलवणीकरण, यानी कि लवण को दूर करना अलवणीकरण प्रक्रिया कहलाती है।
अगला प्रश्न दिया गया है कि मोटर कार के बम्पर और दरवाजे के हैंडल पर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है, क्यों? कारण क्या है इसका, क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाती हैं? तो यह आसानी से खरोंच नहीं खाती, यह आसानी से खराब नहीं होती, यह जल्दी धूमिल नहीं होती, यह सस्ती होती है, या उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, यह जल्दी धूमिल हो जाती है, ये उत्तर सही नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का अगला निकटतम तारा है, तो निकटतम तारा कौन सा है सूर्य के बाद में? तो इसमें दिया गया है एल्फा सेंटोरी, ध्रुवतारा, सीरियस, प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद सबसे निकट तारा है। अगला प्रश्न दिया गया है कि घर्षण को कम नहीं किया जा सकता, सतह को चिकना बनाकर, सतह को खुरदरा बनाकर, सतह पर स्नेहक लगाकर, बॉल बेयरिंग का उपयोग करके। सतह को में घर्षण को कम नहीं किया जा सकता, किस विधि से घर्षण को कम नहीं किया जा सकता? यानी कि घर्षण को कम करने के लिए हमें चिकनाई या स्नेहक का उपयोग करना होता है, लेकिन घर्षण को सतह को खुरदरा बनाकर घर्षण को हम कम नहीं कर सकते। अगला दिया गया है प्रशीतित गैस जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, यानी रेफ्रिजरेटर की गैस कौन सी है जो हानि पहुंचाती है? MFC, CFC, LPG और DFC। तो इसका सही उत्तर होगा CFC। अगला दिया गया है कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, तो सर्वाधिक क्रियाशील कौन सी धातु है? कॉपर, चांदी, कैल्शियम और सोडियम। इनमें सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोडियम है, वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न दिया गया है चांद पर बम फटता है, ध्वनि को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चांद पर जब बम फटता है तो ध्वनि को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 10 सेकंड, 1000 सेकंड, 1 दिन, और ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ध्वनि सुनाई नहीं देगी क्योंकि चांद के ऊपर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न दिया गया है अपना कि 20 ग्राम द्रव्यमान की एक पुस्तक को एक मेज पर रखा जाता है, मेज पर वस्तु द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए, और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 0.02 न्यूटन बल लगेगा। तो इसमें बल ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान हमें दिया गया, गुरुत्वीय त्वरण हमें दिया गया, इन तीनों को मिला के सूत्र बनाते हैं और उससे हम ज्ञात कर सकते हैं बल को। F बराबर mg, सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक फाइबर है? ऊन, नायलॉन, PVC और पॉलीथीन। तो प्राकृतिक फाइबर इसमें पूछा है, तो ऊन प्राकृतिक फाइबर है। अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग आग को नियंत्रित करने में किया जाता है? अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फ्लोरीन गैस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको हम आग बुझाने में काम ले लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ऑक्सीजन गैस को घेर लेती है और ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देती है तो आग बुझ जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सूक्ष्म जीव एड्स का कारण बनता है? कौन सा सूक्ष्म जीव जिसके कारण एड्स होती है? तो इसमें दिया गया है एक प्रोटोजोआ, एक बैक्टीरिया, एक शैवाल और एक वायरस। तो इसका सही उत्तर होगा वायरस। इसका सही उत्तर क्या होगा? वायरस होगा। अगला दिया गया है सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? यानी सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से बनने वाली मिट्टी को कीटनाशक, उर्वरक, ह्यूमस या फिर बायोसाइड्स। तो ये हो जाएगी ह्यूमस। अगला है वनों की सफाई को कहा जाता है, वनों की सफाई को क्या कहा जाता है? वनीकरण, मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई और स्वच्छता। तो ये प्रश्न आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दिया गया है उत्तक मिलकर बनाते हैं। तो उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं बता दूं। सबसे पहले कोशिका होती है, कोशिका के बाद में उत्तक आते हैं, उत्तक के बाद में अंग आते हैं, अंग के बाद में अंग तंत्र आता है और अंग तंत्र के बाद में शरीर बनता है। तो आपको इसका उत्तर भी बताना है।
इसके बाद दिए गए हैं कि दो समतल दर्पणों को एक एक करके निम्नलिखित कोणों पर रखा जाता है, किस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अधिकतम होगी। तो इसमें 360/n यानी कोणों की भाग देना है, तो देने पर उत्तर आ जाएगा, जिसकी ज़्यादा उत्तर आएगा वही इसकी संख्या होगी। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला दिया गया निम्नलिखित ग्रहों को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक समय के क्रम को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ये प्रश्न भी आपको इसका उत्तर बताना है, सामाजिक की किताब में बता सकते हैं आप आराम से। अगला प्रश्न दिया गया है सीटी ध्वनि पैदा करती है क्योंकि यह हवा को संचय करती है, हवा कंपन करती है, व्यक्ति कंपन पैदा करता है, उपरोक्त सभी। ये प्रश्न भी आपको बताना है, इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी 1 किलोग्राम ईंधन का पूर्ण दहन करने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहा जाता है। कैलोरी मान, सार्थक मान, गुप्त ऊष्मा और आंतरिक ऊष्मा। ये भी आपको बताना है, विज्ञान की किताब में मिल जाएगा, ऊष्मा कक्षा 7 में है, ऊष्मा वाले पार्ट में। जंग क्या है। कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो ये भी आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। और ये अंतिम प्रश्न है पोषक तत्वों से भरपूर रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं। उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशक और शाकनाशी। तो ये भी आपको इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगे और यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।